चलिए आज का जो टॉपिक है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम, और यहाँ से निश्चित तौर पे अल्टरनेट वर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो भारत का जो भूमिका में हम लोग लिखेंगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 ईस्वी में, और उस समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हीं के द्वारा एक इनकॉस्पार बनाया गया था, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इनकॉस्पार इसको कहा जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो गया। आगे चल करके इसी को संगठित करके 1969 ईस्वी में इसरो नाम दिया गया। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष के कार्यक्रम में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और अंतरिक्ष तकनीक में भारत को, तो यहाँ पर भारत में इसरो का प्रमुख उद्देश्य आप समझ गए, और साथ साथ भारत के नागरिक को जो विभिन्न सुविधाएं जैसे संचार हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन, मौसम संबंधी जानकारी हो, चाहे देश की सामरिक शक्ति बढ़ाना हो, ये सब इसका प्रमुख उद्देश्य में से एक है, ठीक है। इसरो 3 स्तर पे कार्यक्रम चलाती है। सबसे पहला इसरो का काम है उपग्रह बनाना, सैटेलाइट का निर्माण। दूसरा क्या है, सैटेलाइट को जो भेजा जाता है अंतरिक्ष में उसके लिए यान का निर्माण करना, जो आपका मिसाइल कह सकते हैं, मिसाइल कहते हैं रॉकेट का जो निर्माण करना, जो कि अंतरिक्ष में इन उपग्रह को छोड़ेगा। और तीसरा है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्वेषण करना, रिसर्च करना, जैसे मंगल ग्रह पे पहुंचने के लिए रिसर्च करना, मून पे, चंद्रमा पे पहुंचने के लिए तो तरह तरह के आदित्य मिशन है, जैसे आपका मंगल मार्स मिशन है, चाहे आपका शुक्र मिशन है। तो इस तरीका से बहुत सारे रिसर्च करना, ये इसरो के प्रमुख कार्य में से एक है। उपग्रह का उपयोग मेन रूप से मौसम संबंधी जानकारी के लिए होता है, अंतरिक्ष अध्ययन के लिए किया जाता है, संचार सेवा, कम्युनिकेशन और आपदा प्रबंधन, कहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, वर्षा ज्यादा पड़ने की संभावना है, तो ये सब आपका अंतरिक्ष अनुसंधान से पता चल जाता है, उपग्रह से पता चल जाता है। तो ये सब मेन उद्देश्य होता है। अब देखिए उपग्रह जो निर्माण होता है, मुख्यतः मेन रूप से 2 तरह के उपग्रह इसरो के द्वारा बनाए जाते हैं। पहला है आपका दूर संवेदी उपग्रह, और एक है आपका उपग्रह दूरसंचार उपग्रह, ठीक है। तो दूरसंचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रह में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि दूर संचार का मतलब आप संचार से समझ सकते, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुआ ये, और ये क्या हुआ कि पूरा निरीक्षण करता है, यानी पर्यवेक्षण का कार्य करता है, देख रेख का, पृथ्वी पे क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है, जलवायु क्या है, दुश्मन का जो अगर भारत की तरफ कोई आ रहा है, अटैक हो रहा है, होने वाला है, तो वो सब यहाँ पे दूर संवेदी उपग्रह के माध्यम से पता चल सकता है। और खास करके मानचित्र जैसे बनवाना या किसी क्षेत्र का, या जीपीआरएस सिस्टम वगैरह जो है एक्टिव होना, तो ये सब आपके आईआरएस दूर संवेदी उपग्रह के कार्य होते हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से डिफरेंस में आप दोनों को बांट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो है आपका इनसेट की शुरुआत 1983 में हुआ, जबकि भारत के जो सुदूर संवेदनशील प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, 1988 से। इसको कहाँ पे स्थापित किया जाता है, तो बाह्य कक्षा में। बाह्य कक्षा में आपको आईआरएस को स्थापित किया जाता है, और टेलीकम्युनिकेशन, कॉपी लिंक और डाउनलोड लिंक जो है संचार स्थापना जो है सिद्धांत आपका इनसेट के माध्यम से ही होता है। यह भारी भरकम उपग्रह है, कौन सा, तो इनसेट। और इसको जब भी छोड़ा जाएगा तो कहाँ पे छोड़ा जाएगा, इसको कहाँ पे छोड़ा जाएगा, तो भू स्थिर या भूतुल्यकाली क्षेत्र में छोड़ा जाता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, उसके जीएसएलवी के माध्यम से इसको छोड़ा जाता है। जितने भी भारी भरकम उपग्रह होंगे वो जीएसएलवी के माध्यम से छोड़े जाएंगे, ठीक है। और इसको विषुवत रेखा के समानांतर छोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो। किसके समानांतर, तो विषुवत रेखा के समानांतर। जैसे आपको पता होगा सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ध्रुव पे होता है, जैसे ये ध्रुव पोल है, ये अगर इसके सामने अगर भारी सैटेलाइट छोड़ दिया जाएगा तो ये बहुत जल्दी पृथ्वी के कक्षा में आ जाएगा और गिर जाएगा।
इसलिए इसको विश्वत रेखा जो ये है आपका विश्वत रेखा बीचों बीच मिड लाइन, इसके समानांतर ऊपर पे 36,000 किलोमीटर के ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे कि यह पृथ्वी के द्वारा आकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी पर जल्दी ना गिरना तो सभी उपग्रह को है, लेकिन बहुत लंबा टाइम के बाद गिरे। और चूंकि यह भारी भरकम उपग्रह है इसीलिए इसको GSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है। और भारत अभी GSLV के मामले में उतना आगे नहीं बढ़ा है, तो भारत भी अगर इस तरह के जब उपग्रह बनाया जाता है भारत में, तब ये भी जो है अमेरिका या फ्रांस के मदद से इसको बाहर छोड़ा जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो इसका क्या विशेषता है, इसमें ट्रांसपोंडर और कैमरा दोनों लगे होते हैं, दूर संचार स्थापित करने में यह मदद करता है। उसके बाद भू स्थिर या भूतुल्यकाली इसको कहा जाता है, क्योंकि यह विश्वत रेखा के समानांतर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाता है, जो कि पृथ्वी से हमेशा वो स्थिर दिखाई देगा। यानी आप जब भी देखिएगा, अगर सैटेलाइट को पृथ्वी से देखा जाए तो वो एक ही स्थान पर दिखता है। ठीक है, इसीलिए इसको भू स्थिर या भूतुल्यकाली, क्योंकि जो गति से पृथ्वी घूम रही है उसी गति से वो वहां पे सैटेलाइट भी घूम रहा होता है, जिस कारण से यह आपको पृथ्वी पर से हमेशा एक ही जगह दिखाई देता है। इसीलिए इसको भूतुल्यकाली या भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी पे, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको छोड़ा जाता है। ठीक है, अब उपयोग आंकड़ा संप्रेषण, व्यापार संचार सुविधा, सैन्य संचार, रेडियो, टीवी, मोबाइल, नेट इंटरफेस कार्ड, XG सेट, एडू सेट, ओशियन सेट, नेवी सेट, एनवी सेट, तो ये सब जितने भी सेट जिसमें लगा हो तो समझ जाइए वो सब क्या है, इनसेट है। इसको इनसेट कहा जाता है, दूर संचार उपग्रह। क्या कहा जाता है, दूर संचार उपग्रह। दूसरा है आपका रिमोट सेंसिंग उपग्रह, दूर संवेदी उपग्रह। अब देखिए इसकी स्थापना भारत में 1988 से हुई, मतलब इस तरह के उपग्रह बनाए जाने लगे 1988 से, और इसको बाह्य कक्षा में स्थापित किया जाता है। कहाँ पे, पोलर में। जैसे ये आपका पोल है, इसके ऊपर, चूंकि ये हल्के वजन के होते हैं तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण भी के कारण जो है, ये हल्के वजन होने के कारण ये थोड़ा जल्दी गिर जाते हैं, तो इसको जानबूझ करके हल्का वजन वाला ही बनाया ही जाता है। और इसको पोलर के समानांतर छोड़ा जाता है 90 डिग्री पर। ठीक है, तो प्रेक्षण का कार्य इसका क्या है कि देख रेख करना, पूरे पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, और पृथ्वी का इन्वेशन जो भी है आपका सर्वेक्षण हो गया, वो सब का कार्य करता है। यह खास करके हल्के उपग्रह होते हैं, 1200 किलो तक ही होगा, जबकि ये सब उपग्रह 5 क्विंटल तक 50 कह सकते हैं कि 50 क्विंटल तक के होते हैं। ठीक है, 5000 केजी तक के यहाँ पे उपग्रह आपको देखने को मिलेगा। कौन सा, तो इनसेट में, जबकि ये सब मैक्सिमम 1200 केजी तक ही होंगे। कौन, IRS। इसको PSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है, क्योंकि दो प्रकार के यान होते हैं, एक GSLV, दूसरा होता है PSLV। तो GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये GSLV कर लीजिएगा, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको खास करके विश्वत रेखा के समानांतर छोड़ा जाता है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर के समानांतर छोड़ा जाता है। इसको छोड़ा कहाँ जाता है, ध्रुवीय कक्षा में। उपयोग मानचित्र, उपयोग कहाँ होता है, मानचित्र निर्माण में, प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण, प्रबंधन और निगरानी में किया जाता है। भूमि, जल, खनिज आदि के सर्वेक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे जल में सोना है, चांदी है, जो भी खनिज संपदा है पता करने में, कहाँ पे जल है नहीं है, पेट्रोलियम, ये सब की खोज करने में आपको IRS मदद करता है। फिर जलवायु परिवर्तन, मौसम संबंधी जानकारी, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जानकारी देने में आपका कौन सा मदद करता है, तो IRS करता है। ठीक है, दूर संवेदी उपग्रह। इसके सीरीज में आप बोल सकते हैं रोहिणी सीरीज हो गया, IRNSS हो गया, कार्टोसेट, क्या नाम है, कार्टोसेट। ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का IRS ही है, IRS सीरीज का है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो मेन प्रकार से दो प्रकार के सैटेलाइट आप समझ गए, एक दूर संचार, एक दूर संवेदी। तो संचार में मेन रूप से कम्युनिकेशन संचार, और दूर संवेदी में आपका मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण आपदा, ये सब का निगरानी करना। ये हल्के होते हैं, ये भारी होते हैं, 5000 केजी तक होते हैं या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये मैक्सिमम 1200 केजी तक होते हैं। इनको पोलर एरिया में छोड़ा जाता है, इनको जियो स्टेशनरी यानी विश्वत रेखा के समानांतर छोड़ा जाता है। ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा होता है जियो सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। तो
पहले हमने बोला पीएसएलवी के माध्यम से हल्के उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा, लगभग 1200 केजी वजन तक का जो छोड़ा जाता है वो पीएसएलवी के माध्यम से छोड़ा जाता है, और इसको कम ऊंचाई पे ही छोड़ा जाता है, लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जबकि उसको छोड़ा जाता है जीएसएलवी 3600 किलोमीटर, ये 36,000 होना चाहिए, ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। दूरसंचार उपग्रह जैसे जीएसएलवी MK3, अभी आपका मैक्सिमम जो नया वर्जन है वो MK3 है, ठीक है, जीएसएलवी MK3 अभी GSAT-2 नवंबर 2018 में भेजा गया है GSAT-2 को। तो ये सब आपका कई बार पूछ दिया जाता है कि कब छोड़ा गया, तो ये करंट अफेयर्स के भी प्रश्न बनते हैं। तो PSLV C1 C2 ऐसे करते करते PSLV C52 पिछले वर्ष तक आपका C52 तक पहुंच गया था, और यह कहां पे छोड़ा जाएगा, तो ध्रुवीय कक्षा में 2009 में एमीसेट को छोड़ा गया था PSLV C45 के द्वारा, जो कि 749 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में छोड़ा गया, और ये क्या करेगा, दुश्मनों के रडार सिस्टम को बताएगा, ठीक है, तो रडार कहां पे क्या है नहीं है, ठीक है, यानी दुश्मन के द्वारा अगर कोई यान या कोई भी मिसाइल भारत के तरफ आएगा तो पहले ये इंडिकेट कर देगा कि भारत की तरफ कोई यान या मिसाइल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप PSLV सीरीज जो भी है ये आप याद रखेंगे, करंट के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि श्री धवन हरिकोटा से अभी जो PSLV कौन सा वर्जन छोड़ा गया, तो PSLV जैसे C52 ये पिछले साल तक था, तो करंट अफेयर्स में अभी डाटा अपडेट कर लेंगे आप लोग। अब है GSLV भारी उपग्रह 2000 किलो से प्लस और 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और भू स्थिर कक्षा में ये सब ग्रह अभी तक छोड़े गए हैं। अब देखिएगा कि ये मुख्यतः जो देखिए परनोदक जो होते हैं ये इसी प्रकार के रॉकेट से भेजे जाते हैं। इसमें जैसे ठोस परनोदक होगा, बीच में द्रव होगा, फिर ठोस होगा, फिर द्रव होगा। तो इसमें जो है फिर आगे में आपका क्या लगा रहता है, आगे में जो है सैटेलाइट रहता है, तो ये ऊपर तक पहुंचाने में मदद करता है। फिर यहाँ पे भी आपको मिसाइल बनाएगा, ये क्रायोजेनिक इंजन है, इसमें भी जो है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन पे आधारित रहता है, और इसमें अति शीतल इसमें जो है ईंधन रहते हैं जिसका प्रयोग करके क्रायोजेनिक इंजन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा STPV के बारे में, चूंकि ये सब में STPV का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है STPV। तो STPV क्या होता है उसको जान लीजिए, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या होता है, ये भी हो सकता है फुल फॉर्म पूछ दे कभी प्री में भी तो पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन याद रखिएगा STPV, इसका प्रयोग शुष्क ईंधन के रूप में किया जाता है। अब देखिए करंट डाटा जो आपके इसरो से रिलेटेड है वो क्या है, 23 जून 2022 को, अभी 23 में है हम लोग चल रहे हैं, तो 23 का भी डाटा आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। 23 जून 2022 को GSAT-24 उपग्रह लॉन्च किया गया, जिसे दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना के कैरो या कोरो से लॉन्च किया गया। इसका वजन लगभग 4180 किलोग्राम है, ठीक है, 4000 केजी प्लस हो गया। 14 फरवरी को PSLV C52 के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम EOS-04 एस्पायर सेट 1, उसके बाद ILS-2 TD को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो EOS का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम या सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसका वजन लगभग कितना था, तो 1710 किलोमीटर था, ठीक है, 1710 किलो केजी, ठीक है, 1710 केजी था। यह हर मौसम में उच्च गुणवत्तापूर्ण तस्वीरें खींच सकता है। इसकी विशेषता क्या थी, तो किसी भी मौसम में चाहे बादल भी छाया हुआ है वायुमंडल में तब भी यह पृथ्वी का स्पष्ट चित्रण खींच सकता है। उसके बाद कृषि, वन, पौधारोपण, मिट्टी में नमी, पानी की उपलब्धता, बाढ़ग्रस्त इलाकों के नक्शे तैयार करने में इससे क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है। और इसकी आयु लगभग 10 वर्ष है। चूंकि यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, चूंकि PSLV के माध्यम से छोड़ा जाता है तो 10 साल बहुत हो गया। चूंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में रहता है तो धीरे धीरे वो क्या होता है कि घूमते घूमते गिर जाता है पृथ्वी पे, ठीक है। अब क्रायोजेनिक इंजन क्या है उसके बारे में। क्रायोजेनिक तकनीक क्या है, विभिन्न जैसे द्रव नाइट्रोजन का प्रयोग करके ईंधन के रूप में जब अति शीतल
कह सकते हो एकदम ठंडा ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो -77 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये माइनस इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम तीसरा है इसरो का कार्य। इसके तहत आज तक क्या क्या किए गए मेन रूप से, तो पहला आपका है चंद्रयान-1 मिशन, वो 2008 में आया था, PSLV श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, कार्यकाल 2 वर्ष का है, उपकरण 12 छोड़े गए, 6 भारतीय 6 अन्य, ठीक है। और अभियान में लागत लगभग 386 करोड़ हुआ। उद्देश्य क्या था कि सौर प्रणाली, चंद्रमा का उद्गम, रासायनिक तत्व, खनिज इत्यादि, चंद्रमा पर पानी का पता लगाने में कि चंद्रमा पे पानी है या नहीं, यह मदद किया। तो चंद्रमा पे पानी का अंश पाया गया। दूसरा है आपका चंद्रयान-2 आया 3 जनवरी, कब आया? 3 जनवरी 2019 को, ठीक है, रवाना, ये रवाना है, ठीक है। लेकिन अभियान पूर्ण सफल नहीं हुआ। आपको पता होगा कि चंद्रमा के कक्षा तक तो पहुंचा, लेकिन वहां पर लैंडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। परंतु ऑर्बिटर लगातार चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए तस्वीर भेज रहा है। यानी जो चंद्रमा के दूसरे पार्ट पर भेजने वाला था भारत, तो ऊपर उसके वायुमंडल में जाकर के वो वहां पर जो लैंडिंग हुआ वो सही से नहीं हो पाया, लेकिन उसके ऑर्बिट में जो है, चंद्रमा के ऑर्बिट में जो यान है वो घूम रहा है और चंद्रमा का तस्वीर खींच करके भेज रहा है। यानी जो वहां लैंड किया जो मशीन, वो आपका टकरा गया था, बाकी जो उसके चारों ओर घूम रहा है वो सही है, वो काम कर रहा है। तीसरा है आपका चंद्रयान-3 उड़ान हल्की श्रेणी, रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर कुछ दूर चलकर आंकड़े जुटाएगा। अभी चंद्रयान-3 आगे चल करके जाएगा। अब आ जाइए मंगलयान मिशन। भारत के द्वारा PSLV C-25 द्वारा 139 किलो का X5 पेलोड स्वदेश निर्मित सतीश धवन श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय कक्षा में इसको भेजा गया और 5 नवंबर 2013 को भेजा गया। और यह पहुंचा कब? मंगल कक्षा में, तो 24 सितंबर 2014 को। अब सोच लीजिए कितनी दूरी पर है कि 1 वर्ष लगभग लग गया। उद्देश्य मंगल पर जीवन की संभावना या मीथेन गैस की मौजूदगी, जीवन हेतु अन्य गैस, इसीलिए कहा जाता है कि भविष्य का जो आपका पृथ्वी, मंगल को ही बनाया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह पे वैज्ञानिकों का मानना है जीवन संभव है। धरातल पर संरचना, पानी का पता लगाना, इसका मेन उद्देश्य था मंगल मार्स मिशन का। इसरो की बड़ी उपलब्धि, यह चौथा सफल देश है जिसने मात्र 450 करोड़ में ही मंगल ग्रह तक अपने यान को भेज दिया। नेक्स्ट इनोवेशन जो आदित्य मिशन इसरो द्वारा भेजा गया सौर मिशन है, जो सूर्य के बाहर ही जो कोरोना है, सूर्य के चारों ओर जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना, उसका पता लगाएगा। सूर्य के चारों ओर के आवरण को पता लगाएगा, ठीक है। तो आदित्य मिशन सूर्य से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, प्री में भी और मेंस में भी आप ये सब लिखेंगे। गगनयान मिशन आपको पता ही होगा, यह खास करके क्या है कि मानव अंतरिक्ष मिशन है और यह 2023 में संभावित है और HLVM-3 का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। लगभग 10,000 करोड़ इसके पीछे खर्च किया जाएगा। इसके तहत क्या उम्मीद है कि जो 3 सदस्य जो है वो अंतरिक्ष में भारत के द्वारा भेजे जाएंगे। तो भारत रूस के बाद मतलब तीसरा या चौथा देश होगा जो कि अंतरिक्ष में अपने व्यक्ति को भेजेगा। ऐसे इससे पहले कारनामा रूस, चीन और अमेरिका कर चुका है। पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह भू कक्षा में भेजा जाएगा और इस मिशन की जिम्मेदारी 3 संस्थान को दी गई है, DRDO, इसरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल्थ, ठीक है। ये तीनों मिल करके काम करेगा और यह जो है गगनयान मिशन को सफल बनाएगा। अब नेक्स्ट है शुक्रयान 2024 में प्रक्षेपण किया जाएगा। यह शुक्र के परिक्रमा का अध्ययन करेगा, जो कि शुक्र पृथ्वी की बहन या भगनी कही जाती है, ठीक है। तो 2024 में ही क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि माना जाता है कि 2024 में शुक्र पृथ्वी के बेहद निकट आएगा, ठीक है, उसके गति के कारण, और फिर अगला मौका इसे 2031 में मिलेगा। इसीलिए भारत चाहता है कि 2024 में ही सूर्य मिशन को कंप्लीट कर ले, जिससे कि शुक्र के बारे में और भी जानकारी हासिल हो जाए। एक आपका नेविक भी एक सैटेलाइट है, नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, नाविक, भारत का नौवहन प्रणाली। पहला उपग्रह 1 जुलाई 2013 को इसरो द्वारा विकसित किया गया
और भारत के 73 उपग्रह के समूह वाली उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को दिया गया नाम क्या है? नाभिक। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग देखिए, देश और देश की सीमा 1500 किलोमीटर की दूरी तक उपयोगकर्ता की मशीन तथा मैरीन की स्थिति का सूचना, खास करके जो मछुआरे हैं जो समुद्र में जाते हैं तो उनको क्या होता है कि समुद्र में जाने के बाद दिशा भटक जाते हैं, तो उस स्थिति में इसके माध्यम से उनको डायरेक्शन मिलेगा और कहाँ पे ज्यादा मछली है ये सब भी पता उनको चल जाएगा, और वह कहीं अपने देश के बाहर के रेंज में तो नहीं जा रही, ये भी उनको जानकारी इससे प्राप्त होते रही। कई बार क्या होता है कि मछली मारते मारते श्रीलंका पहुंच गए, श्रीलंका का जो है वहां का पुलिस पकड़ लेता है, या श्रीलंका के जवान वहां के जो मछुआरे वो भारत में पकड़े जाते हैं, कई बार पाकिस्तान तक पहुंच जाता है, क्योंकि समुद्र में तो पता नहीं चलता है कहां तक आपका देश है, ठीक है। और मछली पकड़ने के लोभ में क्या होता है वो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये सब का उपयोग करके अब वो सब समस्या दूर हो जाएगी। मरीन की स्थिति की सूचना जैसे का अंतरिक्ष में विभिन्न जगहों में पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की धरातल की वास्तविक समय वैश्विक चित्र उपलब्ध कराती है। उपयोग नौवहन, कार, जैसे आपका कार हो गया, जीपीआरएस सिस्टम हो गया, जहाज, नौका, वायुयान, मछुआरों का विशेष सहयोग करना नेविक का काम है। सर्वेक्षण करना, शहर निर्माण योजना, सटीक भौगोलिक जगहों की पहचान करना, आपदा प्रबंधन, मानव जानवर संघर्ष से बचाव करना, कहाँ तक जानवर रहते हैं, कहाँ तक मनुष्य को घर बनाना है। सैन्य उपयोग में मिसाइल हो गया, बम, वायुयान का सटीक मार्गदर्शन करना, युद्ध एवं शांति दोनों में यह उपयोग है। तो नाविक भी आपका जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। भारतीय रिसर्च में कह सकते हैं, या जो मिसाइल का दिशा देने में हो, चाहे जो है वायुयान को सटीक मार्गदर्शन देने में हो, चाहे आपका मछुआरे को सही स्थान बताने में हो, तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है नेविक का। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसरो के द्वारा नेविक सैटेलाइट छोड़ा गया था 2013 में। अब आइए निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे। निष्कर्ष इस प्रकार हम पाते हैं कि इसरो ने विभिन्न प्रयोगों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, बल्कि कम लागत में भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में खड़ा किया है। वर्तमान में इसरो पीएसएलवी के माध्यम से विदेशी आय भी अर्जित कर रहा है, न केवल अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और सामरिक स्तर पर भी देश को मजबूती प्रदान किया है। तो इसरो ने बहुत बड़ा काम किया है कि न केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि दूसरे देशों के भी सैटेलाइट को, और जो आपके पड़ोसी देश के मुल्क हैं जो उतने स्पेस में आगे नहीं बढ़े हैं, उनके सैटेलाइट को भी अभी सस्ते रेट पर इसरो के द्वारा जो है अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है, जो कि वहां के मौसम की जानकारी, वहां के भौगोलिक स्थिति के बारे में उस देश को सूचना देती है। तो अपने आप में इसरो ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो कि बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही कम समय में इसरो ने इतना तरक्की हासिल किया है। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे अल्टरनेट वर्ष में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से आप लोग जो पढ़े हैं तो इनकॉस पार्क के बारे में जाना, संस्थापक विक्रम साराभाई है उसके बारे में जाना, इनकॉस पार्क की स्थापना 1962 में हुई ये जाना, फिर इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसरो के 3 प्रकार के कार्यक्रम हैं, उपग्रह निर्माण, अंतरिक्ष में भेजने वाला यान और अंतरिक्ष अन्वेषण। फिर तीनों को हमने 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से इसको मेंस में भी लिख सकते हैं और प्री में भी अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं जीएसएलवी, पीएसएलवी, तो ये सब आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।